स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सपने देखना चाहिए। अगर कोई आपसे ये कहता है कि सपने न देखें तो गलत है, लेकिन सपने के लिए मेहनत ना करें तो फिर वो सपने कभी पूरे नहीं होते। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि राइजिंग राजस्थान जैसा समिट पहले प्रदेश में ना हुआ हो, पहले भी हुआ है। अगर आपको याद होगा, अशोक गहलोत के टाइम पर नाम कुछ और जरूर रहा, लेकिन सक्सेस रेट 2.5% के आसपास। वसुंधरा राजे के टाइम पर हुआ, उस टाइम पर सक्सेस रेट 7.5% के आसपास। तो इसका मतलब ये नहीं था कि कोई भी नया लीडर नए विजन के साथ आएगा तो वो सपने न देखे। सपने देखे गए, निवेश लाने के मेहनत भी की गई, जिसका नतीजा हमने राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान देखा है। जिस तरह से प्रयास ग्लोबल हुए, क्योंकि आने वाला कल बेहतर बनाना है, उससे उम्मीदें तो बंधती हैं, लेकिन उन उम्मीदों को क्या कभी पंख मिल पाएंगे? ये उम्मीदें कभी उड़ान भर पाएंगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल रहेगा और धीरे धीरे और भी गेस्ट समय के साथ मेरे साथ जुड़ते जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ सीए सीएल यादव साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। पंकज गुप्ता जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। रवि रेला जी युवा उद्यमी हैं। महेश शर्मा जी कोषाध्यक्ष हैं विकी के। मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। महेश भाई, आपसे चालू करता हूं मैं। चूंकि कोषाध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी आप संभालते हैं और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि एमओयू होने का मतलब यह है कि एक कागज है जिसपे नियम और शर्तें लिखी हैं। और देखिए, मेरे साथ बातचीत करते हुए कासलीवाल जी भी जुड़ गए, शिक्षाविद हैं। उस पर शर्तें लिखी हैं, वो कागज तो आ गए, लेकिन वो जो सबसे अहम कागज होते हैं जिसकी प्रदेश को जरूरत होती है, उसमें गांधी जी छपे होते हैं, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। वो आने का रास्ता तो बहुत बाद में आएगा। ये कागज उन कागज तक का सफर तय कर पाएंगे क्या? ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है। सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं कि हमने एक इतिहास रच दिया है। लास्ट टाइम भी मैं जब यहाँ था तो हमने बात की थी कि 26 लाख करोड़ का गुजरात ब्राइवेंट में हुआ था, उसको हम क्या क्रॉस कर पाएंगे। तो उस समय 18 लाख तक पहुँचे थे जब लास्ट डिबेट थी, और आज 35 लाख करोड़ जो फिगर आया है, दैट इज़ रियली रिमार्केबल। और जो आशंकाएं हैं वो हैं तो सही, जायज़ हैं कि ये पेपर्स हैं या ये धरातल पे आएगा, पर जो ये आशंकाएं हैं उनका निवारण खुद सीएम साहब ने कल किया है कुछ हद तक, कि 1 साल में वो रिपोर्ट देंगे और 2 साल में पूरा खाका जितना भी उन्होंने खींचा है उसको ग्राउंड पे लाकर दिखाएंगे। तो ये उन्होंने खुद ने अपने आप से कमिट किया है और जनता को सार्वजनिक रूप से कहा है। तो हमें विश्वास है, और इसके पीछे जिस तरह से उन्होंने कई 35 आईएएस को लगाया है, 10 ट्रेनी आईएएस को लगाया है, कि ये परियोजनाएं सारी की सारी जो एमओयू हो रहे हैं ये धरातल पे आने चाहिए। लगभग सभी सेक्टर्स कवर हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने देखा कि शायद कोई सेक्टर छूटा हो। ये इम्प्रेसिव तो है, लेकिन मसला क्या है कि अब तक हम सिंगल विंडो को जो समझते थे वो खिड़की खुलती नहीं थी। अब जब हम बात कर रहे हैं उसमें हम सिंगल विंडो मानकर चल रहे हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हर सेक्टर के लिए एक अलग अलग अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है जो देखेगा, और ये डायरेक्टली सीएस को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट कार्ड जब बनेगा 1 साल का, तो आपने ये तो बताया है कि आप कितना ग्राउंड कवर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो तो एक सेपरेट फील्ड हो गई ना? जी बिल्कुल ठीक है। आप देखिए कि खुद जो हमारे इंफ्रा के मिनिस्टर हैं और गडकरी साहब जो हैं, उन्होंने काफ़ी उत्साहित करने वाली परियोजनाएं अनाउंस की हैं, और राजस्थान के पास ऐसा अवसर पहले कभी नहीं आया था। तो मुख्यमंत्री बहुत शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, उनके ऊपर कई तरह की बातें थी कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर उन्होंने वाकई धमाका कर दिया इस बार। बिल्कुल। अच्छा, खास बात यह भी है कि हमने सेंट्रल लीडरशिप को भी बहुत ज़्यादा देखा है। इससे पहले जो 9 नई नीतियां लॉन्च हुई, अगर आप देखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन नीतियों को सेंटर की योजनाओं से या सेंटर से कनेक्ट करने की कोशिशें उन नई नीतियों में की गई है, जिसका मतलब यह है कि ये जो डबल इंजन बोला जाता है उस तरह की एक तस्वीर बन सकती है। लेकिन इंजन तो इंजन है, और मशीन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो कभी कभी ख़राब भी हो जाती है। लेकिन उससे पहले मैं ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ यहाँ पर, पंकज जी, मैं एक बात एमएसएमई पर आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। सडनली आज बहुत सारी घोषणाएं हो गई। हम कल बात कर रहे थे, मेरे साथ यादव साहब भी थे, कल डिबेट में मैंने ये पॉइंट कहा भी था कि लैंड ही तो सबसे बड़ी समस्या है। अब आप लैंड कन्वर्शन में आप छूट देने वाले हैं। निरीक्षण में छूट, मुझे ऐसा लगता है कि निरीक्षण में छूट देना एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर समय समय पर निरीक्षण ना हो तो फाउल प्लेयर्स को भी बहुत सी जगह मिल जाती है। किस तरह का देखते हैं आप एमएसएमई सेक्टर के लिए आज जो पूरा घटनाक्रम रहा है?
4-5 पॉलिसीज जो उससे जुड़ रही हैं उसे लेकर? देखिए, एमएसएमई एक्चुअल में इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ इंजन है। अगर मैं राजस्थान के विकास की बात करूं तो क्योंकि एमओयू लगभग हर सेक्टर में हुए हैं, तो 100% जो सेक्टर वाइज अगर हम एमएसएमई की बात करें तो डेवलपमेंट और विकास 100% होगा, क्योंकि जितने भी एमओयू हैं उसमें कहीं ना कहीं एमएसएमई कनेक्ट होकर के अपने धरातल पे विकास की बात भी होगी, क्योंकि लगभग हर देश का, अच्छा इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो राइजिंग राजस्थान में लगभग हर देश के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। जितने भी देशों में माननीय मुख्यमंत्री जी गए, जर्मनी गए, आपके जापान से भी लोग थे, अरब कंट्रीज से भी लोग थे, तो हर तरह का निवेश राजस्थान में आएगा। और कहीं ना कहीं जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि वो एमएसएमई पर बेस्ड हैं, डिपेंडेंट हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जो पॉलिसी डिस्कशन जो आज हुए हैं, जो पहले काफ़ी कुछ हद तक हर्डल्स थे एमएसएमईज़ को, वो अगर दूर होंगे और एक्चुअल में इन पॉलिसीज़ की वजह से वो सब चीज़ें, कठिनाइयाँ दूर होती हैं, तो 100% मैंने एक बात महसूस की, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं उनके लिए तो बहुत कुछ हो रहा है। जो अपकमिंग होंगे या वो जिनके पास अभी आइडियाज़ है और जिनको ज़मीन पर उतारना चालू करना है, उनके लिए तो लोन से लेकर तमाम दिक्कतें जो पहले शायद कभी उतनी नहीं थी वो अभी भी हैं, है ना? अभी ये एक एस्पेक्ट है जो, अब मैं बात जब लोन की करता हूँ, आप सब्सिडी की बात करते हो, तो 100% बैंक, जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो सिक्योर लोन ही देती है। आप अनसिक्योर लोन तो नहीं ले सकते। आप अगर मुद्रा लोन की बात करो तो 10 लाख तक मिल रहा है, लेकिन बात फिर वहीं आती है जाकर के कि उसको सिक्योर करने की बैंक 100% कोशिश करता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पर बहुत ज़्यादा रिस्क है, वो रिस्क लोन नहीं देगा, एनपी बढ़ेंगे। तो फिर कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, अगर मैं बात करूं पीएमएलयूपीवाई है और एमएलयूपीवाई है, उन स्कीम्स में भी आप बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ में प्रिंसिपल अमाउंट जो दे रहे हो उस पर भी सब्सिडी दे रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिस्क तो बैंकिंग सेक्टर नहीं लेगा, क्योंकि रिस्क, और अगर मैं गवर्नमेंट की उससे भी बात करूं और आप एनफोर्स करें कि एमएसएमई के लिए आप रिस्क लो, तो बैंकिंग इंडस्ट्री और हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ही कहीं ना कहीं स्टैक पर आकर के धराशायी होने की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि हर एमएसएमई को तो पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए पैसा चाहिए, नई अगर वो कहीं कोई नया कुछ ला रहा है, प्लांट ला रहा है, तो उसको पैसा चाहिए। तो पैसा तो मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन बात वहीं आती है, रिस्क तो रिस्क ही है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिस्टम पूरा स्टैक पे आए, उसको भी रोकने के लिए जो मामला है वो तो बैंकिंग इंडस्ट्री अपने हिसाब से करेगी। मैंने ये सवाल शाम में खंगालने की कोशिश की थी कि मान लीजिए अगर मैं ये मान के चलूं कि 0 से 10 तक का एक स्केल है और उस पर एमएसएमई सेक्टर आज प्रदेश में पॉइंट नंबर 2 पर खड़ा है, तो राइजिंग राजस्थान के इस पूरे सेशन और इस घोषणा के बाद क्या वो अपने आप को ऑटोमेटिकली 3rd नंबर पे पा रहा है या नहीं पा रहा है? और दूसरा, इन नीतियों के हिसाब से मैक्सिमम अगर वो कवर कर भी पाएगा इस स्केल पर, तो वो 6 to 7 ही जाएगा अगर ये डिलीवर होते हैं तो। अगर ये 100% डिलीवर होते हैं तो 6 से 7 के ऊपर के चांसेस कम है। डिपेंड करता है एक्चुअल में क्या है सर, इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी बात है। पहले भी सिंगल विंडो था, आप सिंगल विंडो के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को धरातल पर लाने की कोशिश आपने की, लेकिन जो क्लचेज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर एमएसएमई आज भी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में जाता है तो आप मल्टीपल जो लाइसेंसिंग है उन सब से तो आज भी जूझना है। आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, वो कहते हैं कि ठीक है आप पॉल्यूशन का हम डायरेक्ट वैसे ही दे देंगे, आपको नहीं आना है, पर फिर भी कहीं ना कहीं जब भी कोई नया प्लांट कोई लगाना चाहती है इंडस्ट्री, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री लगाना चाहती है, तो उसको 100% उन सारी समस्याओं से तो अब भी जूझना है। लेकिन बात वही है कि अगर आप ऑफिसर्स उसके लिए अपॉइंट करें, आपने एक यहाँ पर बात की कि प्रवासी राजस्थानियों के लिए हम अलग से विभाग खोल देंगे, तो एमएसएमई के लिए और स्पेशली वुमेन एमएसएमई के लिए, दोनों के लिए मैं मानता हूँ एक पर्टिकुलर एक अलग विंडो भी होनी चाहिए, जहां पर केवल उनके से रिलेटेड ही बात हो और उस पर मॉनिटरिंग भी हो। उस पर मॉनिटरिंग होकर के उनकी जो जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको ठीक होना चाहिए। मैं अगर बात करूं एक फैसिलेशन कॉन्सेप्ट, मॉनिटरिंग में तो छूट देती, किसमें मॉनिटरिंग में तो आज एमएसएमई में छूट। मैं उस मॉनिटरिंग की बात नहीं कर रहा है, मैं प्रॉब्लम बताता हूं आपको। मैं अगर फैसिलेशन काउंसिल की बात करूं, एक डिले पेमेंट का सिस्टम है राजस्थान में। 45 डेज में अगर आपका पेमेंट नहीं आ रहा है माल का, तो आप उसके हिसाब से फैसिलेशन काउंसिल में, पूरे जयपुर के अंदर अलवर काउंसिल के साथ में 6 काउंसिल बनी हुई है। स्थिति ये है कि उस काउंसिल में जो रिक्रूटेड बंदे हैं उनको मल्टीपल काम दे रखा है। काउंसिल्स की मीटिंग भी महीने में 1 या 2 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, जिसमें राइजिंग राजस्थान की वजह से पिछले 6 महीने में काउंसिल 1 की मीटिंग ही नहीं हुई है। तो अगर ये स्थिति है, आरएएस आईएएस उन पे ध्यान नहीं देंगे और सारे नॉन लीगल पर्सन है। आप आरएएस ऑफिसर को, जिसको कुछ पता ही नहीं है कि आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट क्या है, जिसको एमएसएमई एक्ट 2006 नहीं पता, क्योंकि एमएसएमई जो है राजस्थान के अंदर मैं बात करूं सेंट्रल लेवल का एक्ट है, एमएसएमई एक्ट 2006 में सारी बातें लिखी हैं, लेकिन उनको उस एक्ट के बारे में नहीं पता, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन का नहीं पता, तो कैसे वो चीज़ों को डील करेंगे? नॉन लीगल पर्सन आरएएस को आप बैठा रहे हो, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। आप पॉइंट के कंटिन्यूएशन में, इसी पॉइंट के कंटिन्यूएशन में जिस बात को पंकज जी उत्साहित हुए थे, आरपी विजय साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी
बीजेपी प्रवक्ता हैं, और भी गेस्ट हैं, मैं आपको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करवाता हूं। विजय भाई देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, 1 साल में आप रिपोर्ट कार्ड देंगे वो तो आप खुद बना रहे हैं ना, और जो चीजें चूक गई हैं नजर से, वो कितना उस पर भरोसा किया जाएगा? फिर वो कल को हम किसी का ब्लैक पेपर और किसी का व्हाइट पेपर देख रहे होंगे। स्वप्निल जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। ऐसा है कि ये जो शानदार आगाज हुआ, ये 3 दिन की जो आपका राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 हुई है, ये कई मायनों में अलग है। अभी पंकज गुप्ता जी जो बात कह रहे थे, इस बार हमने सिंगल विंडो नहीं बनाई है, सिंगल कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाया है। उसके पीछे रीजन क्या है कि जितने में हमारे 23 IAS लगाए हैं, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे इंटर स्टेट हो, चाहे हमारा इंटरनेशनल हो, और चाहे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, सब पे अलग IAS ऑफिसर लगाए गए हैं। अगर आपके कोई भी इन्वेस्टर आया है और उनकी कोई भी तकलीफ है तो उनको सिंगल कॉन्टैक्ट पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। तो ये बात जो पंकज गुप्ता जी कह रहे थे, वो कुछ हद तक वो पुरानी बात कह रहे थे कि जो सिंगल विंडो हुआ करती थी, और वो सिंगल विंडो हुआ ही नहीं करती थी बेसिकली। उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि एक ही आदमी को एक्चुअली वो जो बता रहे थे 27 जगह जाना पड़ता था, वो चीज़ें थी, वो चीज़ें अब ख़त्म कर दी है। अब जैसे जैसे नई चीज़ें आ रही है, इन्होंने आपने ध्यान दिया होगा कि भजन लाल जी ने कहा है कि इसको हम 1 साल के अंदर रिव्यू करेंगे कि हमने जितना हमारा MOU साइन हुआ उसमें से कितना हमारा पास आया। क्योंकि ये तो आप भी नहीं मान सकते, मैं भी नहीं मान सकता कि 37 लाख करोड़ या 30 लाख करोड़ 35 लाख करोड़ जो भी अपन बोल लें जो हुए हैं वो 1 साल के अंदर आ जाएंगे। बट कुछ पार्ट जो है वो आएगा, उसका हिसाब किताब उन्होंने कहा था कि हम 11 दिसंबर को दे देंगे अगले साल। 2 साल बाद में फिर वापस ये राइजिंग राजस्थान होगा, उसके अंदर फिर 2 साल का पूरा हिसाब दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं। एक बात देखिए, अब चूंकि पॉलिटिकल पर्सनालिटी है मेरे साथ और मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल ना पूछूं तो वो भी ठीक नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, इससे पहले जितने भी आयोजन हुए वो हीरोइज्म के चक्कर में मारे गए। मतलब अशोक गहलोत जब आयोजन करवाते थे तो उनका मकसद होता था कि मैं हीरो बन के निकलूं। वसुंधरा राजे जब आयोजन करवाती थी उनका मकसद होता था मैं सर्वे सर्वा बनकर निकलूं। अब इसमें हुआ क्या है कि हम पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी को देखते हैं, उसके बाद सेंट्रल कैबिनेट को देखते हैं। एक डाउट जो विपक्ष के मन में भी आ सकता है वो ये कि क्या भजन लाल जी अकेले इनफ नहीं थे? आपको मैं बताऊं, भजन लाल जी जो काम कर रहे हैं ना, ये तो ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट देखो, ऐसा डबल इंजन की सरकार है, सपोर्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आपने एक चीज नोट की होगी, जब भजन लाल जी यहाँ से जापान गए थे या साउथ कोरिया गए थे, 6 दिन का खाना साथ लेके गए थे। हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कोई आदमी कितना डेडिकेटेड है, वो कितना काम कर रहा है। इस 6 महीने के अंदर उन्होंने पहला प्रोजेक्ट लिया, वो राइजिंग राजस्थान का लिया है, इन्वेस्टमेंट सबमिट कराने का लिया है। राजस्थान को अपनों को इस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है या हमारी GDP बढ़ानी है, उन्होंने कहा कि इसको डबल करेंगे, $350 बिलियन की US डॉलर की हम करेंगे। तो कैसे करेंगे? उसके लिए उनका विजन है। उन्होंने आते ही इस 7 महीने के अंदर क्या काम किया आपको सबको। कैप्टन कौन है, भजन लाल या PM मोदी? देखो ऐसा है, ये डबल इंजन की सरकार है, एक दूसरे को सहयोग करके ही आगे बढ़ा जाता है। और यहाँ के कैप्टन तो भजन लाल शर्मा जी ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर हमको सपोर्ट मिलता हमारा सेंट्रल का तो इसमें कहाँ बुराई है। हमारे डबल इंजन की सरकार से डबल काम होगा तो वो हमारे लिए। इसलिए प्लेन चलाने के लिए पायलट होता है तो को पायलट भी तो होता है। लेकिन मेरे सवाल से सबसे ज्यादा खुश हमारे कांग्रेस प्रवक्ता हुए हैं यादव साहब, क्यों इतना खुशी? अच्छा, दूसरा ये भी है, क्यों विपक्ष पूरे समय नेगेटिविटी को अपने आप से दूर नहीं रख पाया? स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी और उनकी तमाम टीम और प्रधानमंत्री जी और उनकी तमाम टीम को बधाई देता हूं। और उम्मीद है प्रदेश को कि वो जुमलों से बाहर निकल के 35 लाख करोड़ रुपए की जो MOU है वो धरातल पे लाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि वो तो जुमले थे, MOU भी जुमले थे। क्योंकि रिपोर्ट कार्ड देंगे ना सर? हाँ, रिपोर्ट कार्ड तो 10 साल से 11 साल से देश मांग रहा है ना, वो सामने है ना। और प्रधानमंत्री ने छाती पीट करके कहा था कि एक अकेला सब पर भारी। और आपने जब उद्घाटन सत्र में देखा होगा कि एक अकेला जगत सेठ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, संतरी सब पर भारी था। पूरा हाउस खड़ा था और एक अकेला जगत सेठ सबको 2.5 सेकंड का वक्फा था दादा, 2.5 सेकंड में तो सब खड़े हो गए थे। सबको आईना दिखा रहा था। तो वो एक अकेला सब पर भारी पूरे खड़े हुए थे ना वो। आप जिनका बोल रहे हैं वो खड़े तो हुए ही थे ना 2.5 सेकंड में। पूरे देश को समझ में आ गया ना, एक अकेला सब पर भारी पूरे देश को समझ में आ गया। और उम्मीद करते हैं कि धरातल पे काम करेंगे। जो 7.5% और 2% की बात की, जो MOU हुए हैं उसमें नाम बदल के MOU है। MOU उन फैक्ट्रीज के हुए हैं जो अभी प्रोडक्शन में, MOU उनके हुए हैं जिनके फाउंडेशन लेइंग हो चुकी है, MOU उनके हुए हैं कि पेड़ लगाने के MOU है, MOU है
गेट लगाने के, तो ये धरातल पे क्या है, नाम बदल के, काम बदल के, और जिस तरह से इन्होंने सिर्फ एमओयू खेला है, लेटर ऑफ इंटेंट खेला है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी नींबू पानी लेके गए थे यूएस में, यूएन की मीटिंग में पहली बार गए थे, तो वो 6 दिन का 7 दिन का है ना, जो राशन ये दिखावे हैं या धरातल पे उतारेंगे, ये विपक्ष इंतजार कर रहा है। हमेशा विपक्ष लेकिन क्या ये विजन समझने में कांग्रेस को दिक्कत आती है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके विजन में देना बहुत है, हम ये माफ कर देंगे, हम इसमें ये दे देंगे, हम उसमें वो दे देंगे। आपके विजन में कभी हमने ये नहीं सुना कि हम यहां से ये लाने वाले हैं, शायद इसलिए इसको समझने में दिक्कत हो रही हो। स्वप्निल जी, इस देश का उदय ही 2014 के बाद में हुआ है, तो कोई नहीं समझेगा ना। 2014 से पहले कुछ नहीं था इस देश में, हम आदि मानव थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, हम जंगलों में रहते थे। जो कुछ हुआ 2014 के बाद में हुआ। तो एमओयू जो 2% और 7.5% की बात कर रहे हो, हमने नाम नहीं बदले, इसलिए वो 7.5% का आंकड़ा इनका छुपा है। इन्होंने आते ही नाम बदले। मैं कह रहा हूँ ना, दावे के साथ कह रहा हूँ कि इन्होंने इंस्टीट्यूशन जो एमओयू है, जो फैक्ट्रीज प्रोडक्शन में, उनके एमओयू हो रहे हैं। लेकिन अगर दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है तो दूध के जले आप हैं ना, छाछ तो बीजेपी फूंक कर पी ली। कम से कम अभी तक तो ये नजर आ रहा है यादव भाई। मैं थोड़ा शिक्षा पे भी बात करना चाहता हूँ। देश को मजबूर कर दिया अब तो। मैं कासलीवाल जी आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। 28,050.62 करोड़ रुपए के 507 एमओयू शिक्षा विभाग के लिए। अच्छी बात यह है कि वो एनईपी से कहीं ना कहीं लिंक्ड नजर आते हैं जब हम डाइनिंग हॉल्स की बात कर रहे होते हैं या फिर क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम्स की बात कर रहे होते हैं। लेकिन अभी तो कई स्कूलों में बिल्डिंग्स ही नहीं है, कुछ जर्जर अवस्था में पड़ी। मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सारे सेक्टर पे आ रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। आपने एमओयू तो कर लिए हैं, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी साथ ही साथ पूरा करना पड़ेगा। यही तो सबसे बड़ा था। तो इस एमओयू से शिक्षा जगत उत्साहित हो भी पाया? देखिए, अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो उसके अनुसार शिक्षा को इतना महत्व अभी तक मिला नहीं था। कहीं भी कोई बड़ा आयोजन होता है या हम सिंपली हर साल जो बजट होता है किसी भी सरकार का, उसमें सबसे कम पोर्शन शिक्षा के क्षेत्र को दिया जाता है। इस बार इस आयोजन में शिक्षा को भी उतना ही महत्व दिया गया है। शिक्षा के नाते जितने भी आपने अभी देखा होगा, मैं भी जाकर के आया हूँ, वहाँ पर कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी थे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर्स थे जो विदेशों में हो रहे कार्यों को लेकर के यहाँ आए थे, और हमारे यहाँ जो चल रहे हैं कार्य, उनकी प्रस्तुतियाँ लेकर के यहाँ वहाँ से आए हुए लोग यहाँ से लेकर के गए। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म इस आयोजन के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र को मिला है। जहाँ तक बात करें एमओयू को लेकर के, एमओयूज अगर इतनी बड़ी संख्या में हुए हैं तो वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का इंतजार है। अगर वो इम्प्लीमेंट होते हैं, मेरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए यहाँ से नदी बह रही है, मैं इस कॉर्नर पे खड़ा हूँ और मुझे ब्रिज बनाना है, तो मैं यहाँ से बनाना चालू करूंगा ना। मैं तो वहां की बात कर रहा हूँ उस पॉइंट पर कि वहां से कोशिश करूं मैं ब्रिज बनाने की। इन एमओयूज को देखकर थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है मुझे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हर क्षेत्र की अपनी अपनी आवश्यकता है। आज आप बात कर रहे हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशन सेक्टर, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशन रिक्वायर्ड इन दी प्राइमरी सेक्शंस। आज हमारा हायर एजुकेशन तो डेवलप्ड है ऑलमोस्ट, हमारे पास आईआईटीज हैं, हमारे पास एमबीए के लिए बड़े बड़े संस्थान हैं, परंतु आज जो एनईपी के अंदर बात की जा रही है उसमें हमें जो कनेक्ट करना है स्किल डेवलपमेंट के साथ, तो हमें एक इंटरनेशनली एस्पेक्ट्स को भी टच करना होगा, और वो एंगल हमें इस आयोजन से मिला है। कोलैबोरेशन की जो बात है, इंटरकनेक्टेड जो सर्कुलर क्रिएट करना है, वह सर्कुलर इसी के आधार पे होगा कि उस कंट्री में क्या हो रहा है जिसे हम यहाँ पर भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन फिर बात वही है, विजय भाई से एक क्लैरिटी ले लूँ, उसके बाद मैं अन्य गेस्ट के पास जाता हूँ। विजय भाई, मुझे एक बात बताइए आप, और बहुत सोचने के बाद, जैसे जितने पदों पर जितने पद खाली हैं उसके हिसाब से भर्तियां उठ के मुंह में जीरा निकलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा का कैसा है हम सब जानते हैं, और सरकार एक दिन आकर बोलेगी कि हमने 28,050.62 करोड़ रुपए के 507 एमओयू शिक्षा जगत के लिए कर लिए हैं। कोई भी कैसे एक्साइट हो पाएगा? देखो, मैं आपको बताऊं स्वप्निल जी, आपको मालूम है अभी इस समय हमारे राजस्थान गवर्नमेंट में कितने एम्प्लॉई है? सबको पता होगा, 8 लाख। हमें ये भी पता है कि कितने पद खाली हैं और कितने कमी चल रही है। मेरी बात सुनो आप, 8 लाख पद होते हैं। 8 लाख में से अगर आते ही सरकार ने 1 लाख पद की घोषणा कर दी है, और अभी तो आपने आज ही देखा होगा 97,500 पोस्टों के लिए बढ़ने के लिए
उन्होंने निकाली वैकेंसी। तो आप ये देखो किस तरीके से सरकार काम कर रही है। ये सरकार वैसे काम नहीं कर रही है जैसे होते आ रहे हैं या बातें होती थी। कोई चीज को उलझा करके कोर्ट में ले जाता था, कोई क्या होता था, पेपर लीक होते थे, 27 बार पेपर लीक हो गए। क्या मतलब है? आज की तारीख में ये सब चीजें रुक रही है। डेफिनेटली आने वाला भविष्य हमारे युवाओं का बहुत बढ़िया रहेगा, किसानों का भविष्य बहुत बढ़िया रहेगा, इंडस्ट्री का भविष्य आपके सामने आ ही रहा है। 3 दिन की जो मेगा ये कॉन्फ्रेंस हुई है उससे आपको पता पड़ ही रहा है। तो आने वाला टाइम तो हमारे राजस्थानियों के लिए बहुत खुशी की बात लेकर के आएगा, बहुत अच्छा लेके आएगा। अब मैं रीजनल को थोड़ा सा ग्लोबल ले जाने की कोशिश करता हूं। मेरे साथ राणा हरगोविंद सिंह जी भी हैं, प्रेसिडेंट है राजस्थान एसोसिएशन जर्मनी से। राणा भाई, सपना तो ग्लोबल का ही दिखाया है और राइजिंग राजस्थान में जो एमओयूज हुए हैं वो भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि राजस्थान ग्लोबल होने वाला है, ग्लोबल होने वाला है। क्या पास्ट के एक्सपीरियंसेस से डिफरेंट रहा जिसकी वजह से ये आम राय बन रही है? पहली बार, जैसे अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो मेरे हिसाब से भैरव सिंह जी के बाद में पहली बार कोई मुख्यमंत्री आए थे जर्मनी में। तो ये हम लोगों के लिए, प्रवासियों के लिए भी अपनी रूट्स से जुड़ने के लिए एक बहुत बड़ा मंच मिला। सेकंड, जर्मनी में राजस्थान को रिप्रेजेंट करना कि क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये इट्स नॉट ओनली अबाउट जर्मनी, जितने भी ऑटोमोटिव्स हैं, हेल्थ केयर है, वहाँ सबको भी मालूम पड़ा कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पहले लोगों को पता ही नहीं थी। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक 25-50 करोड़ की कंपनी या 100 करोड़ की कंपनी एक मिडिल साइज कंपनी होगी। जर्मनी में 350 मिलियन 400 मिलियन की जो मिडिल साइज कंपनीज हैं वो चाइना से हटके अब इंडिया आना चाहती है, पर उनको भी ये पता होना चाहिए कि इंडिया में कहाँ आना है। तो ये जो राइजिंग राजस्थान के कारण से मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आए तो एक अच्छी विजिबिलिटी मिली और अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर नाउ हैप्पी टू कनेक्ट एंड टू पार्टिसिपेट। मैं आपकी बात को थोड़ा सा काउंटर करूंगा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले की शख्सियतों ने संबंध बनाकर नहीं रखे, उन्होंने अपने अपने स्टाइल में बनाकर रखे। एक प्रवासियों से संपर्क का सिस्टम पहले भी था, जो मैं बार बार कहता हूं कि वो मठाधीशी का शिकार हो गया कि तुम डायरेक्ट वहां क्यों चले गए, तुम्हें वाया मेरे से जाना था। तो ऐसा नहीं है कि सिस्टम पहले नहीं था, वो थोड़ा सा गड़बड़ था। लेकिन प्रवासी राजस्थानियों के लिए जब इस बार अनाउंसमेंट्स हुए हैं वो डिफरेंट तो बनाते हैं। सिर्फ इसीलिए हमको कॉन्फिडेंस आया या कोई और भी रीजन रहा? देखो, उसमें 2-3 रीजन है। एक, जैसे सर ने भी बोला था कि एक नोडल ऑफिसर असाइन हुए हैं। पहले क्या होता था कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट है, कुछ इंडस्ट्री सेटअप करना है, आपको एनवायरनमेंट से अप्रूवल लेना है, फॉरेस्ट से लेना है, अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है। नाउ वी हैव 1 पर्सन टू कॉल एंड टू क्लोज द टॉपिक और देन वी विल प्रोग्रेस। सेकंड, जैसे हम प्रवासियों ने बोला या जो नीड हमें लगती है, जैसे जर्मनी के अंदर अभी 4 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो हमने बोला सर जापान गए, आप जर्मनी गए, हमें लैंग्वेज पार्क्स बनाने चाहिए, अपने बच्चों को यहाँ पे जर्मन सिखानी चाहिए। जर्मन सीखेंगे, जापानीज सीखेंगे, इटालियन सीखेंगे, तभी उनको जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आना चाहती है तो उनको पहली बात कि जो युवा है वो तैयार मिलेगा, देयर इंटरेस्ट विल बी देयर। सेकंड, उनको इंटरनेशनल भी प्लेसमेंट मिलेंगे। और तीसरा, ऑब्वियसली जब ये राइजिंग राजस्थान होगा तो जो प्रवासी 18 साल, 15 साल, 10 साल, 50 साल से बाहर है वो भी इस माध्यम से वापस जुड़ेंगे, जो कि इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पहले था। आज हर किसी को अपनी जड़ों से जुड़ने का जो मौका मिल रहा है, तो एवरीवन इज एक्साइटेड। और जैसे मैंने बोला कि हम लोगों ने लैंग्वेज की बात करी, उसको दे हैव रिसीव्ड वेरी वेल। और हर डिस्कशन में अगर आपने देखा होगा तो लैंग्वेज और स्किल के टॉपिक पे सीएम सर, उनके अलावा भी जो माननीय मुख्यमंत्री अलग मंत्री आए थे, वो सभी ने उस पर फोकस किया कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है, तो उस पर एक्शन हो रहा है। और आई सी अ ट्रू पैशन फॉर प्रोग्रेस। जो ऑफिसर्स भी हैं वो फॉलो अप कर रहे हैं कंटिन्यू, मतलब जैसे हमने एमओयू के लिए बोला उसको क्लोज कराने के बाद फॉलो अप करना, व्हाट इज आवर इंटेंशन, गाइडिंग अस आल्सो दोज हु आर लिविंग अब्रॉड, दैट व्हाट कुड बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर द एमओयूज। ठीक है, अमर बहाड़ा जी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं 40 के। मैं उनके पास भी जाना चाहता हूं। मैं एक बड़ी अजीब सी चीज़ मैंने देखी, जैसे एमएसएमई सेक्टर की जब हम बात कर रहे थे तो कम से कम 4 से 5 ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो इनडायरेक्टली उससे लिंक हो रही हैं। जैसे क्लस्टर वाली भी हो जा रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात हो जा रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वो विजन की एक कमी बताता है, ऐसे कि ये आज की बात नहीं है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट को तो पता ही नहीं है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए ये प्रोडक्ट असाइंड है, और एकाएक उसमें फिर एक पॉलिसी आती है और फिर वो एमएसएमई से जोड़कर और आगे बढ़ाने की कोशिश होती है। क्या इन एमओयूज में ग्राउंड लेवल की हकीकतों को भी देखा गया है? पहले तो नमस्कार आप सभी को। आपके एमएसएमई से पहले मैं आपको क्लियर करूं कि जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की, एजुकेशन की बात करी, तो मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि एजुकेशन के अंदर अभी तक क्या हो रहा था कि राजस्थान गवर्नमेंट हो चाहे सेंटर में बात हो,
हम जैसे जेडीए में यहाँ पे देखते हैं या किसी भी क्षेत्र में देखते हैं कि हम प्लानिंग बाद में करते हैं, पहले काम करते हैं, फिर उसको बिगाड़ते हैं, फिर प्लान करते हैं, फिर बिगाड़ते हैं। तो ये जो विजन इसमें राइजिंग राजस्थान में आया है कि एमओयूज, जैसे अब आप एमएसएमई में बात करें कि आप अपने एमओयूज पुटअप करो, गवर्नमेंट एक एंटिटी की तरह काम करेगी और आपको गवर्नमेंट से परमिशन सीकिंग वो इजी होगी और एज ए पार्टनर आपके साथ काम करना चाहेगी, चाहे आप छोटी कंपनी हो, चाहे आप छोटी शॉप हो। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि छोटी छोटी दुकानों के या फाटक के एमओयूज हुए हैं, तो सरकार ये नहीं कह रही कि छोटे और बड़े में कोई फर्क है। हर तरीके से अगर आप सरकार के साथ काम करना चाहते हो तो उन सब में बहुत गति मिलेगी। और एक तरीके से जो विजन है, जैसे एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, तो एजुकेशन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पता है कि अभी काफ़ी प्राइमरी स्कूल्स में सर्वाइव नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कंपनी जैसे हमारी जैसी कई सारी कंपनीज है जो स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है। अभी राणा जी ने कहा कि हम लैंग्वेज सेंटर जर्मन कंपनीज के थ्रू राजस्थान में सेटअप करवाना चाहते हैं। तो ये एक ब्रॉड विजन हुआ। आने वाले 1 साल में 2 साल में अगर वो लैंग्वेज सेंटर्स हमारी हर सरकारी स्कूल में जर्मन्स के द्वारा पुटअप करे जाते हैं तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि राजस्थान को किसी भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत है कि वो सरकारी ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पर सरकार के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर को जो जरूरत है और जो जरूरत राजस्थान के बच्चों को है, अगर उसका तालमेल बिठाने में सरकार सफल हो रही है तो मैं मानता हूं कि सरकार अपनी जेब से पैसा खर्च करे और सारी चीजें उसके लिए लेके आए, उससे वो कहीं ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल है जो कि अभी राइजिंग राजस्थान में एमओयूज में साइन हो रहा है। एक बड़े विजन के तौर पे छोटी छोटी समस्याओं पे ध्यान नहीं देके पूरी 0 to 100 की समस्याएं खत्म करने की तरफ सरकार का कदम है और इससे हम काफी प्रेरित हैं। और जहां तक रही बात धरातल पे कार्य की, तो धरातल के ऊपर जितना कार्य अभी हो रहा है, जिस तरीके से हम रोज पिछले 6 महीने से देख रहे हैं, सीएम साहब भी भाग रहे हैं, हम सब भी, जैसे मैं यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी सारी चीजें देख रहा हूँ, काफी सारी कंपनीज इंटरेस्टेड है। और जो सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस धरातल, मैं आपको थोड़ा सा काउंटर इस तरीके से करूंगा कि धरातल की कुछ स्थितियां हमने भी देखी, जैसे औद्योगिक क्षेत्र है। ऐसे कितने औद्योगिक क्षेत्र होंगे जहां पर पीने का पानी अवेलेबल हो पा रहा है या वहां तक रोड बराबर पहुंच पाई, नहीं पहुंच पाई, ये तमाम तरह की बातें हैं जिससे वो 2-4 हो रहे हैं। तो उनके जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें तो आड़ा तिरछा ही सफर करके जाना पड़ता है। मेरा पॉइंट सिर्फ बेसिक ये है कि एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेसिक सेटअप अगर हमारा मजबूत होता तो मैं सुपर एक्साइटेड होता। मैं अभी एक्साइटेड हो सकता हूं, पर मैं ये सोचने पर मजबूर होऊंगा कि इन एमओयूज को इंप्लीमेंट कराने वाले वही चेहरे हैं जो गहलोत के साथ भी रहे, राज्य के साथ भी रहे, और सक्सेस रेट मैक्सिमम 7.5 तक गया। तो उस लिहाज से मैं मान लूं चलो 15% या 20% जाएगा। मजा तो तब आएगा ना जब ये 40%, 45% को क्रॉस कर पाए सक्सेस रेट में। सर देखिए, बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो अभी भी हैं, आपकी बात सही है, मैं आपसे सहमत होता हूं कि बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। जो कंपनीज पानी मांग रही है उनको पानी नहीं मिल पा रहा, जो बिजली मांग रही है उनको बिजली नहीं मिल पा रही। लेकिन जब आप एक विजनरी लीडर को आते हुए देखते हैं, एक जो सीएम है अभी वो विजनरी लीडर की तरह से उभर के आए हैं। जैसे आपने डबल इंजन की या कैप्टन कौन है ये बात करी, कैप्टन जो है वो मोदी जी है, हमारी नज़र में भी वही है। एक विजन उन्होंने दिया है और उसकी फॉलोअप, जैसे राणा जी ने भी कहा, तो फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिक ज़रूरत है, अपनी जगह समस्या खड़ी है। अब इसमें हम या तो पीछे की सरकारों को ब्लेम कर सकते हैं या आने वाले टाइम पे वो उससे कोई अपने को आगे की तरफ कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। हमारी बात यह है कि बेसिक इश्यूज हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे और हमें करने भी है। बिजली की बात हो तो बिजली की तरफ भी काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम बेसिक सॉल्व करते करते अगले 20 साल बिता दें, या फिर हम एक बड़ा लार्जर विजन लेके और बेसिक्स पे जो काम हो रहा है और बड़ी तरीके से जो बड़ा इन्वेस्टमेंट्स जो आ सकते हैं देश के अंदर। आज हर देश दुनिया का ये देख रहा है कि भारत में बच्चों का टैलेंट पूल है, इंडस्ट्री हम डाल सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे भारत में हो सकती है। तो क्या हम उनकी मदद लेके भारत को विकास करने में कहाँ हर्ज है? बिल्कुल। अब क्या होता है, कई कंट्रीज में हमने देखा कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होता है और उसके बाद चीजें बदलती हैं। बिना रिवॉल्यूशन के अगर चीजें बदल पाएं तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज होगी, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसा अगर रिवॉल्यूशन इंडिया में होता है तो आप समझ सकते हैं किस तरह के हालात का सामना सभी को करना पड़ेगा। लेकिन उससे बेटर है कि इस तरह के विजन को अमली जामा पहनाया जाए, सिर्फ विजन तक बात ना हो। रवि रेला जी, युवा उद्यमी के तौर पर क्या बेसिक सजेशंस दिए गए थे और एमओयू किस तरह के फॉर्म हुए हैं बेसिकली? नमस्कार स्वप्निल जी। सबसे पहले
मैं गवर्नमेंट को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, राजस्थान वासियों को भी देता हूँ। सबसे बड़ी कोई भी चीज़ अगर आप देखें तो एक ग्रेट विजन के साथ स्टार्ट होती है और इसकी तैयारी उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने बनते ही कर ली थी। बाहर जाना, उन सब चीज़ों को इनवाइट करना, ये सब चीज़ें कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में आते हो तो बड़े बड़े चैलेंजेस लेकर के आते हो। खैर, हम आज की डेट की बात करते हैं तो अगर इसमें 35 लाख करोड़ के अगर MOUs बोलते हैं ये, तो इसके अंदर में ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट अगर जिस चीज़ को बैकअप करती है और गवर्नमेंट के अपने ऑफिसर्स को अगर इतने टाइम से वो दौड़ा रही हैं, तो इस चीज़ को खाली तो नहीं जाने देंगे, बिकॉज ये एक प्रेस्टीज पॉइंट बन गया अभी भी, जैसे और लोग बोल रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ को अगर पुश करती है और सारी चीज़ों को अगर वो एक उसके ऊपर में लेके आती है कि आपकी प्रॉब्लम्स बताइए, और जैसे कहा गया कि 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाया गया है, IAS को यहाँ तक बोला गया है कि अगर आपके ट्रांसफर्स भी हो गए तो यू हैव टू बैकअप द पर्टिकुलर कि आप जिस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हो, तो इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग प्लान। डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ा एक हमारे लिए है। सेकंड चीज़ है विमेन एम्पावरमेंट की भी बात की गई इसके अंदर में, आज जो दिया कुमारी जी ने बोला वहाँ पे, तो उसके अंदर में अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ की 41% महिलाएं फैक्ट्रीज़ के अंदर में वर्क करती हैं, और ऑल ओवर इंडिया के अंदर में अगर हम बात करें तो 18 to 19% केवल विमेन वर्क करती हैं। तो अगर राजस्थान के अंदर में भी अगर हम इस टाइप के आंकड़ों को देखा जाए और अगर विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जोर दिया जाए तो आई थिंक इट्स अ बहुत बड़ा गेम चेंजिंग प्लान होगा। सेकंड चीज़ उन्होंने बोला है कि एक तो होता है कि आप करके चले जाओ, चौथे 5वें साल के अंदर में करो, एक पहले साल के अंदर में कर दिया तो कम से कम वॉच आउट करने के लिए आपके पास खेलने के लिए पूरा 4 साल का टाइम मिलता है। इसके अंदर में इन्होंने एक प्रवासी दिवस बनाया है। प्रवासी दिवस शायद इन सब चीज़ों को रिकॉल कराएगा उनको कि ये क्या क्या चीज़ें हमें कमी रह गई हैं और उन सबको चीज़ों को पुश करवाएगा। तो मेरे हिसाब से मैं मान के चलता हूँ, आज भी बार बार इन्होंने वही एम्फेसाइज किया कि 35 लाख करोड़ के अंदर में से ऑनरेबल CM साहब ने भी बोला और डिप्टी CM ने भी बोला कि हम इसमें कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें धरातल पे आएँ, हम इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। पर रिपोर्ट कार्ड तो दोनों एंड से बनना चाहिए ना, जिनके साथ MOU हुए हैं वो भी बनाए और सरकार भी बनाए। डेफिनेटली होना चाहिए सर, वन साइडेड स्टोरी तो नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। आज तो राजस्थान का लास्ट डे हुआ है, तो ये सब बातें हम करेंगे 1 साल बाद के अंदर में या 6-8 महीने बाद में आप इसको ऑडिट कर सकते हैं कि अभी कितना क्या हुआ, बट आज ये कहना कुछ बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी होगी। ठीक है, मैं एक सवाल CA साहब हैं, विजय अग्रवाल जी चेयरमैन है रिप्स कमेटी 40 के, मैं आपसे भी लेना चाहता हूँ। विजय भाई, बार बार ये सवाल बड़ा रूटीन सा लग रहा है, लेकिन फिर भी किन बातों ने इम्प्रेस किया और किन चीज़ों ने सोचने पर मजबूर किया? इट्स ए नेवर बिफोर दिस टाइम फॉर द राजस्थान। अगले 2 साल राजस्थान के लिए एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। अगर आज आप वैलिडिटरी सेशन का CM साहब का सुनेंगे तो अगले साल वो जो राइजिंग राजस्थान में MOUs हो रहे हैं उनके ऊपर रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और उसके 2 साल बाद दोबारा राइजिंग राजस्थान इवेंट होगा। कोई भी CM इस तरीके से कभी ट्रांसपेरेंसी में बात नहीं करता। जिस हिसाब से उन्होंने रखा है कि जो विपक्षी दल हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने 35 लाख करोड़ के MOU किए हैं, आपने खर्चा किया है, उन सब के ऊपर हम लोग जवाबदेही हैं। दूसरी बात, जो पॉलिसीज, रिप्स पॉलिसी जो है वो जो निकाली है सरकार ने बिफोर द राइजिंग राजस्थान, वो ये संकेत है कि हम कटिबद्ध है काम करने के लिए। हम लेकिन क्या MOUs टाइम बाउंड है? यस, MOUs में टाइम बाउंड ऑलरेडी है कि हम 2025 में काम चालू करेंगे, 2026 में करेंगे। एक आप इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर इंफ्रा में कमी है, उसके लिए रिप्स में एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी आई है, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क। दिस इज बिकॉज कि जो रिको डेवलप नहीं कर पा रहा था वो प्राइवेट इंडस्ट्रियल्स लोग आए, उनके लिए सरकार ज़मीन सर्किल रेट पे ज़मीन दे रही है, उनको डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दोनों गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी, रेस्ट जो है वो प्राइवेट डेवलपर करेगा। तो जो इंफ्रा में जो कमी है जो हमें लग रही थी वो प्राइवेट बेटर वे में कर सकते हैं। तो सरकार का विजन एकदम क्लियर है कि अगले 2 साल में राजस्थान को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार इस डिस्कशन को ग्रुप डिस्कशन में बदल देंगे। मेरा साथ दीजिएगा, जल्द हाजिर हो रहे हैं। काउंटर्स की और सजेशंस की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती और उसकी ज़रूरत हर वक्त रहती है। इसीलिए अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था ब्रेक पर जाने के पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, अब हम ग्रुप डिस्कशन की कोशिश करते हैं। मैं अपने तमाम गेस्ट से कहूँगा अब तक जो डिस्कशन हमारी हुई है उसमें किसी पॉइंट में अगर आप ऐड करना चाहते हैं या किसी पॉइंट में आपको लगता है कि काउंटर किए जाने की ज़रूरत है ताकि एक पॉजिटिव सजेशन सरकार की तरफ जा पाए, तो वो मैं लेना चाहूँगा। आप में से कोई देखो स्वप्निल, मैं बता रहा हूँ कि अभी इन्होंने क्वेश्चन रेज किया है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, आज अगर आपने समापन सत्र देखा होगा, भजन लाल जी ने सीधा सीधा कहा है कि सबसे पहले बिजली, सड़क, पानी ये हम आपको उपलब्ध करवाएंगे।
जो अभी कह रहे थे कि पानी नहीं है वो नहीं है, तो आज उनका यही था, सभी जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स थे उनको ये कहा गया था कि आपको बिजली, सड़क और पानी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हम अवेलेबल कराएंगे। और जिस तरीके से अभी बजट है कहाँ जो अवेलेबल कराएंगे? पानी की कोई कमी नहीं है साहब। देखो मैं आपको बता दूं, अभी जो आपने देखा हरियाणा से भी हमारा हुआ है, और ERCP का प्रोजेक्ट है ना, इस पे काम हो रहा है। उद्घाटन पे अभी आने वाले टाइम में आप उद्घाटन देखेंगे, और ये काम बहुत तीव्र गति से हो रहा है। विजय भाई एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है। हमने सबसे ज्यादा फोकस किया अक्षय ऊर्जा पर, सौर ऊर्जा पर, है ना। CTU या STU के बेसिस पर मैं आपसे बात करूं तो कनेक्टिविटी 2028 तक तो अवेलेबल ही नहीं है, पर MOU तो हो गए हैं। अब मोर देन 50% MOU आपके अक्षय ऊर्जा पर ही है। देखो मैं आपको बताऊं कि अक्षय ऊर्जा पे है तो उस पे काम हो रहा है, आज नहीं हो रहा है वो काम पहले ही चालू हो गया था। आज 7 महीने से ये काम चल रहा है, हर चीज हो रही है। आपको जो नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं वो हर चीज को देख रहे हैं। अगर कोई किसी इन्वेस्टर की कोई शिकायत है, कोई बात है, तो उस पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज करने जा रहे हैं, हम 7 महीने से यही काम करते आ रहे हैं। और आज भी उन्होंने एश्योर किया है कि सबसे पहले बिजली, सड़क, पानी, ये तीनों जरूरी है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, हमारी GDP की ग्रोथ के लिए। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो आज ये नहीं करे कि हम आज कर देंगे, हम 7 महीने से काम कर रहे हैं। ये नहीं कि ये अमर जी कुछ जोड़ रहे थे। सर देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा विजन जरूरी है, लेकिन धरातल पे जो आप पानी की बात कर रहे हैं सर, तो पानी इंडस्ट्री को देना या व्यापार को देना तो बहुत बड़ी बात है। अभी जहाँ पानी 5 दिन पिछली सरकार में गाँव वासियों को मिल रहा था, वो पानी भी अभी मैं गाँव में काफ़ी घूमा हूँ पिछले दिनों में, तो अभी जो 5 दिन हफ्ते में आता था वो 1 दिन भी मुश्किल से पहुंच पा रहा है। तो पानी नहीं है, जमीन में भी नहीं है, और सरकार की तरफ से तो बिल्कुल इस पे कोई काम अभी तक तो हुआ नहीं है। आगे आने वाले समय पे आप क्या करेंगे वो देखने योग्य हो रहेगा। अच्छा, बिटवीन द लाइंस अगर समझने की कोशिश करें, आपके हिसाब से अगर मैं समझने की कोशिश करूं, आपने बिटवीन द लाइंस बहुत ज्यादा पढ़ा, पर उस बिटवीन द लाइंस में क्लैरिटी कहाँ कहाँ पर देखी? देखिए, मुझे जो सबसे ज़्यादा इसमें पॉजिटिव लग रहा है वो ये है कि पॉलिसीज़ होनी चाहिए। इस सरकार ने 21 नई पॉलिसीज़ बनाई हैं। इस राइजिंग राजस्थान के साथ इन्होंने इसको अनाउंस किया है। तो जब पॉलिसी होगी तो उस पर काम भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। और उसके बाद अगर आते हैं जो पानी की और इसकी समस्या है, तो सरकार इस पे काम कर रही है। और अभी जो ये मोदी जी और इन्होंने करार किए हैं, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। और बट ऑब्वियस है प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन ये सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। पॉलिसीज का नाम नहीं बदला, मतलब अमूमन आप लोगों को शिकायतें रहती है ना कि बीजेपी नाम बदल देती है। पॉलिसीज या तो नए नाम के साथ आई है, नई तरीके से आई है, या पुरानी पॉलिसीज को बेटर किया गया, नाम वही कैरी किया गया है। तो इतना भी नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि धरातल पे काम होने चाहिए। पॉलिसीज कौन सी आई और कब आई? राइजिंग राजस्थान से 4 दिन पहले आपकी पॉलिसी आई और वो बदल करके आई, नाम बदला, इसके अलावा कुछ नहीं बदला। रिप्स 2019 में आ चुकी थी, रिप्स पे कुछ अमेंडमेंट आया 2022 में। एमनेस्टी स्कीम और रिप्स लाने वाला राजस्थान पहला स्टेट था जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी 2019। धरातल पे काम किया है, और हमने हमेशा कहा है कि जब तक बेसिक चीजें डेवलप नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, तब तक इस देश का। आपसे बेसिकली एक शिकायत कर सकता हूं विपक्ष से। मेरी शिकायत यह है कि जब प्लेटफॉर्म ओपन किया गया कि आप इस पर, इस आयोजन को लेकर अपने सजेशंस दें, कांग्रेस की ओर से सजेशंस ट्विटर पर आ रहे थे, फेसबुक पर आ रहे थे, उस पोर्टल पर नहीं आ रहे थे, क्यों? नहीं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने प्रधानमंत्री जी से अपील की थी कि पचपदरा वाली बात हो गई, लेकिन सजेशन कहाँ था? क्या है, सजेशन दिए हमने, बहुत दिए। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है, आपको गुड गवर्नेंस सुधारनी है, और आपको जो चीजें हैं उनको धरातल पे लाना पड़े। कल मुख्यमंत्री जी एक सेशन ले रहे थे जिसमें गडकरी जी थे। उन्होंने जो भी व्यूअर्स थे उनसे एक सवाल किया कि आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे कभी जाने का मौका मिला? सब साइलेंट। आपको कैसा अनुभव हुआ? सब साइलेंट। तो ये हालात है दिल्ली मुंबई। आप बैठे मैक्सिमम लोग उस रोड पर क्यों जाएंगे? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कितना। मैं बताऊं, यादव साहब को ये पता नहीं है, हम लोग वहीं पे थे, हमने हाथ खड़े करके उनको बताया था क्या क्या सुविधाएं हैं वहाँ पे। लेकिन गडकरी साहब की तो आप ही तारीफ करते हैं। यादव साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर नई तारीफ कर रहे होते तो बात, गडकरी जी की किसने तारीफ नहीं की? कांग्रेस के किस लीडर ने तारीफ नहीं की? आप कुछ जोड़ रहे थे? हाँ,
देखिए ऐसा है, एक्चुअल में असली समस्या जो है ना, देखिए वास्तविक समस्या वही है जो पहले हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। पानी, बिजली, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ये सब अगर नहीं होंगी, जो भी एमओयू हुए हैं उनमें 50-60% तो इंडस्ट्री लगाने के एमओयू हैं। जब तक कोई इंडस्ट्री राजस्थान में आएगी नहीं तो रोजगार पैदा नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रोजगार पैदा होता है। आप बात करते हैं कि एमएसएमई इंडस्ट्री आज बहुत बड़ा टर्नओवर था, 250 करोड़ तक हम मीडियम इंडस्ट्री के अंदर हैं। तो अगर मैं 250 करोड़ में कोई इंडस्ट्री राजस्थान में लगाना चाहता हूँ तो मुझे आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो दोगे, मुझे माल अगर मैंने बनाया तो वो माल मैं बाहर पोर्ट तक लेके जाऊँ, उस माल को बाहर बेचूँ, या मैं कच्चा माल रॉ मटेरियल कहीं से लाता हूँ तो मुझे रॉ मटेरियल लाने के लिए मिनिमम बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे पे अगर मैं चीजें लाऊं वो मुझे आप दोगे। मुझे कंटिन्यूस 24/7 मुझे आप ये दोगे कि मैं बेसिक बिजली मुझे मिले। अच्छा, और एक बहुत बड़ी समस्या, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में हम आज भी पीछे हैं, हम चाइना की तरफ मुंह ताकते हैं। मैं कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं एमएसएमई, सबसे पहले मैं देखता हूं मैं टेक्नोलॉजी कहां से लाऊं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे तो कोई काम ही नहीं है राजस्थान में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम ना होने से जब कोई इंडस्ट्री शुरू करना चाहता है तो उसे ऑटोमेटिक इंडस्ट्री नहीं है, मैनुअल होगा, सब कुछ मैनुअल होगा। राजस्थान में आपने नरेगा करके इतने सालों में आपने बहुत ज़्यादा लेबर रेट बढ़ा दिए। आपको लेबर महंगी मिल रही है, आपको बिजली महंगी मिल रही है, बिजली सबसे महंगी, आपको पानी नहीं मिल रहा, आपको सड़क नहीं मिल रही। आप एमओयू, नई पॉलिसी, उनकी बजाय सबसे पहले आप उन पे भी फोकस करो, क्योंकि वो नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा। एक बात और है, जब कहीं पर किसी तरह की कोई फैक्ट्री लगने वाली होती है तो हमें ये पता होता है कि इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन क्या है क्या नहीं। अभी तो हमें एमओयू का थोड़ा सा वेट करना है कि किस तरह की फैक्ट्रीज लगने वाली हैं, उसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, वो सस्ते होंगे, महंगे होंगे, इन सारी चीज़ों पर तो बाद में बात होगी ही होगी। लेकिन क्या स्टेट की इकोनॉमी उस अंक तक पहुंच पाएगी जिस अंक की बात की जा रही है? See, it's too early to comment. Correct. You know, it's. I don't want to make any false commitment or comment because अभी तो ये डिस्कशन शुरू हुआ है। बट हाँ, इसका एक चीज़ है, अभी तक डिस्कशन शायद राजस्थान में था या इंडिया में था, अब ये ग्लोबल हो चुका है। तो अगर कोई कमिटमेंट दिया है और हम लोग कुछ करना चाहते हैं वो फुलफिल नहीं होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव वॉइस सिर्फ राजस्थान से नहीं आएगी या हिंदुस्तान से नहीं आएगी, इट विल बी ग्लोबल। सो जो कमिटमेंट है आई एम श्योर उसको धरातल पे लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ये जो नंबर्स की बात कर रहे हैं तो आई डोंट नो पहले क्या होता था, बट अभी जो भी नंबर दे रहे हैं वो हर इंसान एजुकेटेड है, इसको फॉलो करेगा, अगले साल फिर राइजिंग राजस्थान होगा। ऐसा नहीं है कि राणा भाई, लेकिन एक बात मैं ऐड कर रहा हूँ, ऑन अ लाइटर नोट मैं ऐड कर रहा हूँ कि आजकल देश में ग्लोबल से भी समस्याएं आ रही हैं। आप सत्ता पक्ष के सोरोस वाले मुद्दे को पकड़ लें या विपक्ष के अडानी वाले मुद्दे को पकड़ लें, ग्लोबली भी परेशानियां आ रही हैं, तो नजर रखना तो अब और ज्यादा मुश्किल हो गया है। कोई एक सजेशन जो आप जोड़ना चाहें? आई थिंक कुछ टाइम है ना गवर्नमेंट को हमें देना चाहिए और उनके ऊपर में बजाय इन सब चीज़ को वेट एंड वॉच वाला टाइम है ये। और अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को आते ही अगर उन्होंने इस चीज़ को फोकस करके चल रहे हैं और सारी आप देखो पिछले 5-6 महीने से चल क्या रहा है, सब जगह राइजिंग राजस्थान ही चल रहा है, तो उसको आपको क्या ऐसा लगता है कि इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट ले जाने के बाद उसे ऐसे ही खाली हाथ जाने देंगे? हमें तो 1% भी डाउट नहीं है। हमें तो ये है, देखने वाली बात ये है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को हम धरातल पे और कितना जल्दी लेके आ पाते हैं। आईएएस की जो डिसीजन पॉलिसीज मेकर्स हैं उन लोगों को भी अगर इस काम पे लगाया तो मुझे नहीं लगता है कि अगर ये सब चीज़ें वैसे ही व्यर्थ जाने वाली है। सो मेरे को ये लगता है कि आने वाले टाइम के ऊपर में हमें बहुत अच्छे सुखद समाचार मिलने लगेंगे और इन्हीं की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और काफ़ी सारी चीज़ें जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होंगी। फिर भी सच्चाई को समझने की कोशिश करें तो आपके हिसाब से बिगेस्ट हर्डल क्या होगा? अगर हर्डल्स तो होंगे, ये तो इम्पॉसिबल है कि हर्डल्स ना हो। ये कोई 100 मीटर की रेस तो है नहीं कि सीधे सीधे दौड़ लिए। द फंड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स विल बी द बिगेस्ट हर्डल, जो अभी पिछली सरकारें यहाँ पर घाटे में छोड़ के गई है, तो उसको पॉजिटिव लाना है और बजट का फंड वो एक सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। बिल्कुल, अब जो लोग पैसे लगा रहे हैं उनको पैसे भी चाहिए। कुछ कंडीशंस इस तरह की भी बनती हैं कि अगर प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ा जाए तो जितना इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है वो लौट के कंपनी तक आने के रास्ते कम से कम 5-6 साल में बने, तब तो कोई एक्साइटमेंट फ्लेवर भी आए। लेकिन विजय भाई, अब फंड की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से सेंटर यहाँ पर इसीलिए मौजूद था, लेकिन आप जान रहे हैं कि इतने करोड़ के एमओयू, ये मोर देन 35 लाख करोड़ के एमओयू के लिए बार बार सेंटर से पैसा लाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि सारी पॉलिसियाँ आपने सेंटर की योजनाओं से लिंक कर दी हैं या उसके आसपास बना दी हैं। देखो, पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर डेवलपमेंट में कोई भी स्टेट हो, चाहे इंटरनेशनली आप कंट्रीज ले लीजिएगा, वो डेवलपमेंट के लिए अगर लोन लेके काम करता तो कोई तकलीफ नहीं है।
हम कोई खाने के लिए पैसा नहीं ले रहे हैं, उधार नहीं ले रहे हैं। अगर हमको उधार चाहे अंदर से लेना हो चाहे बाहर से लेना हो, जहाँ भी हमारे को सुविधा होगी हम पैसा लेंगे, पर डेवलप करेंगे तो रिपे बैक पीरियड हमारा बनेगा 5 साल का 4 साल का, उसके अंदर हमारे पास पैसा वापस आएगा। ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये रोजना तो कोई दूसरे रोते थे, हम तो नहीं रोते। हमारे तो डबल इंजन की सरकार है और आप ये भी कर रहे हैं, हम इस तरीके का डेवलपमेंट कर रहे हैं कि उससे अपने आप ही पैसा आएगा। हम जो कल अगर आपने सुना होगा गडकरी जी क्या कर रहे थे कि मेरे यहाँ कोई पैसा दे या नहीं दे, मेरे पास पैसा अपने आप आएगा, नहीं तो मैं किसी से मेरे को भीख मांगने की दरकार नहीं है, मेरे पास पैसा आएगा। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि हम 8.05% में आम पब्लिक से पैसा लेंगे, तो वो पैसा कोई बैंक भी नहीं दे सकता, किसी भी तरीके से नहीं दे सकता, हम उनके पैसों से कमा करके उन्हीं को वापस देंगे। तो ये जो विजन है वो राजस्थान सरकार का भी है, केंद्र सरकार का भी है। और जब डबल इंजन मिल जाता है तो ये काम बहुत आसान हो जाते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। पैसे की कमी नहीं आने देंगे, विकास के लिए पैसों की कोई कमी। एक बहुत शानदार तरीके से ये राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन हुआ, बहुत शानदार तरीके से इसका समापन भी हुआ। लेकिन जैसे ही समापन हुआ है, चुनौतियां वहीं से शुरू हो गई हैं। अब अगले कुछ दिनों में ही ये संकेत साफ तरह से मिलने चालू हो जाएंगे कि जो बोया है वो उग कैसा रहा है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे दर्शकों का भी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।